हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अब पीटी 365 में इकोनॉमिक्स वाली मैगजीन भी आ चुकी है हिंदी में। और आपको पता ही है, मैंने आपको विजन आईएएस की जो पीटी 365 है, इसका पॉलिटी वाला जो पूरा मैगजीन है उसको मैंने 5 क्लास में ही कंप्लीट करा दिया था, डेली 5 दिनों में। और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को कवर किया था जहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी तरह से हम लोग अपने इकोनॉमिक्स वाले जो मैगजीन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि मैं आपको मई महीने से लेकर के दिसंबर तक आप जो है मंथली मैगजीन भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया हूँ। तो जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको लिए बिल्कुल नया नहीं होगा, पर जो लोग नए हैं उनके लिए बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा सारी चीज़ों को, जो भी आपके डाउट्स होंगे। और इस पूरे स्टडी मटेरियल को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि प्रीलिम्स में एक भी सवाल गलत ना हो। तो इकोनॉमिक्स वाला जो है मैगजीन, इसमें कितना कंपाइलेशन है, तो अप्रैल महीने से लेकर के दिसंबर महीने 2023 तक का जितना कंपाइलेशन होगा इकोनॉमिक्स संबंधी, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो अपने जो आज यूनिट है उसको हम लोग समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स वाले में जो यूनिट है वो पहला यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें बात होगी जीडीपी की, इसमें बात होगी जो डेवलपमेंट रिलेटेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप रिलेटेड, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये सब हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और ये न्यूज में जो चीज़ें रही हैं फिर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आपका पहला यूनिट मैं आज कंप्लीट करा दूंगा और कोशिश करूंगा कि जो है तीसरा वाला जो यूनिट है वो मैं आपको आज कंप्लीट करा दूं, तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला यूनिट क्यों कराने का, क्योंकि देखिए दूसरा यूनिट क्या है, आपका फिस्कल पॉलिसी है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी दोनों को साथ पढ़ाऊं। तो जो दूसरा वाला यूनिट है फिस्कल पॉलिसी और चौथा वाला जो यूनिट है मॉनिटरी पॉलिसी, इसको मैं साथ पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं आज आपको पहला और तीसरा वाला यूनिट यानी 2 यूनिट हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको पूरा मैगजीन सभी तरीके से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने जो कंटेंट की तरफ। पहला यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि समृद्धि और विकास। ठीक है, तो इस पे हम लोग जब बात करते हैं समृद्धि और विकास पे तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमें सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो आपका इसमें करंट न्यूज है बस उसी संबंधित चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर मैं शब्द ही की बात करूं तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो डेवलपमेंट होता है उसको 2 तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, मतलब डेवलपमेंट सभी के लिए जो विकास, और डेवलपमेंट इन द ऑल ऑफ रिस्पेक्ट यानी सभी पहलुओं में विकास और सभी के लिए विकास। 2 बातें हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है कि हम लोग तोड़ तोड़ के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुमान, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एस्टिमेशन इन द इंडिया। ठीक है, ये है। और इसमें सुर्खियों में इस क्यों रहा उसको समझते हैं कि वित्त वर्ष 2023 जो 24 है उसकी जो अप्रैल और जून की जो अवधि थी उसमें भारत की रियल जीडीपी जो रेट है वो कितनी थी, वृद्धि दर वो कितनी थी, 7.8 यानी कि 7.8 जो है दर था किसका, रियल जीडीपी का। अब बात आती है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, तो आप बेसिक तो थोड़ा तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, अब बेसिक तो मैं उतना अगर जाऊं तो फिर मैगजीन ही कंप्लीट ना हो पाए, पर मैं बता दे रहा हूं नॉमिनल जीडीपी जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आउटपुट्स होते हैं वो मेजर किए जाते हैं किस पे, करंट प्राइस पे। ठीक है, और रियल जीडीपी जो होता है वो कांस्टेंट प्राइस पे मेजर किए जाते हैं। ठीक है, तो रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे बताया गया है। और कौन जारी करता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो होता है ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। ये स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर, यानी कि जो रियल जीडीपी होती है वो आपका क्या बोलती है, वो कॉन्स्टेंट यानी स्थिर कीमतों पर, और नॉमिनल जीडीपी चालू कीमतों पर प्रत्येक 3 माह में जो है जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, सकल मूल्यवर्धन, उसकी गणना करता है। और आप जानते होंगे कि ये बेसिक चीजें हैं कि रियल जीडीपी के लिए जो आधार वर्ष है 2011-12 है, और नॉमिनल जीडीपी के लिए जो है वो चालू कीमतों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो बेस ईयर कितना है, 2011-12। ठीक, अब आता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। अब जीडीपी डिफ्लेक्टर, हालांकि मैंने इसको बहुत बार मैगजीन की क्लासेस जब हो रही थी तो मैं आपको बताया था मंथली मैगजीन में, तो उसमें आप जानते हो कि रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर। ठीक है, ये जो रेशियो होता है क्या बताता है कि जब उत्पादन में वृद्धि हुई है तो उसके बजाय जो प्राइसेस की जो कीमतें थी उसके चलते जीडीपी में कितनी सीमा तक वृद्धि हुई है। ठीक, ये इसका रेशियो से मालूम चल जाता है। अब आता है कि जो विकास के मापने, अभी एक बात शब्द होता है ना कि मतलब कि जो जीडीपी है वो आखिर मतलब विकास का पैमाना क्यों एक तरह से जो है उसको मापने के लिए अच्छा नहीं है।
एक बात ही उठती है, क्योंकि इसलिए उठता है क्योंकि इस वाले जो जीडीपी में होता है आर्थिक अपराध जो किया गया हो, प्रदूषण किया गया है, असमानताएं फैली हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसकी कमी हुई है, और जो बाहरी कारक यानी एक्सटर्नलिटीज़ होते हैं, जैसे जीडीपी की जब काउंट होती है तो उसमें बाहरी कारकों को हटा देते हैं। जैसे आप जो भी बाहरी कारक होंगे, ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल की मान लीजिए कैसे दाम बढ़ गया, ठीक है, क्रूड ऑयल की दाम बढ़ी है, उससे संबंधित जो भी सेक्टर होगा वो प्रभावित होगा, ठीक। और क्यों बढ़ी है, मान लीजिए क्योंकि इसमें आप जानते होंगे कि इजराइल और हमास मान लीजिए जंग चल गया, यूक्रेन और रूस वगैरह में जंग चल रही है, कुछ तो क्रूड ऑयल पे इस पर असर पड़ा है, तो इससे जो भी सेक्टर इससे प्रभावित होंगे, तो जो एक्सटर्नलिटीज होती हैं, बाहरी प्रभाव होते हैं, कारक होते हैं, उसको हटा देते हैं। इसलिए जो है ये एक तरह से उचित पैमाना तो नहीं है माना जाता है फिर, ठीक। शांति, पर्यावरण संरक्षण और जो पारिवारिक जुड़ाव होते हैं, ये सब जो कारक होते हैं इसकी जीडीपी में गणना होती नहीं है। सामाजिक जो नुकसान होता है उससे वाले जो आय की भी गणना इसमें जो है कि आप शामिल कर दी जाती है। अब होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए कि किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत होती है, वो जो अब मान लीजिए वो तो सामाजिक एक तरह से दुर्घटना हो गई, अब एक तरह समाज में दुर्घटना हुई है, पर उसको हम लोग आर्थिक गतिविधि में शामिल कर लेंगे, ये थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं ना कि वो क्या है कि एक मरम्मत कार्य हुआ है, न कि उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है, तो इसको जीडीपी में काउंट कर लेते हैं, ये भी समस्या है। और जो अभी बहुत सारे जो सामाजिक पहलू होते हैं, प्राकृतिक पूंजियाँ होती हैं, कैपिटल जो होती है, नेचुरल कैपिटल, जैसे कि स्वास्थ्य की स्थिति है, हमारी शिक्षा गुणवत्ता, ये सब चीज़ों पे बात नहीं करते। पर्यावरण कोई विशेष तौर पे इसमें कोई इंक्लूडेशन होता नहीं है, ठीक। तो इसलिए जो है इसकी आलोचना होती है। एक मैं आपको जो है टर्म यूज कर रहा हूँ, उसको मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मतलब इसमें नहीं दिया है विजन इसमें, तो मैं आपको वैल्यू एडिशन भी कराता जाऊँगा। यहाँ एक शब्द आता है ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, ठीक है। जीडीपी, ग्रीन जीडीपी न्यूज में रहा है, विजनर्स ने इसको छोड़ दिया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो अभी इसमें क्या है ग्रीन जीडीपी में, कि जो बताया ना कि यहाँ पे पर इसमें जीडीपी में प्रदूषण और जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी होती है इसको शामिल नहीं करते हैं। पर ग्रीन जीडीपी में जो वस्तुओं और सेवाओं का जब उत्पादन होता है तो उसमें जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा उसको शामिल करते हैं। प्रदूषण होगा, जंगल कटाई होगी, इस पर एक उसका मौद्रिक मूल्य निकाला जाएगा। क्या होगा उसका, एक इसका सभी जो नुकसान हुआ, जो भी सारे प्रभाव पड़े, उसका मौद्रिक मूल्य निकालेंगे और जीडीपी में से उसको घटा देंगे, तब क्या होगा, ग्रीन जीडीपी आएगा, ठीक है, ग्रीन जीडीपी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन जीडीपी। अब इस जो ग्रीन जीडीपी में से अगर इस जीएनपी को हटाएंगे, मतलब इस मूल्य में से जीएनपी को हटाएंगे तो इसमें ग्रीन जीएनपी प्राप्त होगी। तो ग्रीन जीडीपी क्या है आपका, कि जो भी पर्यावरण को प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण प्रभावित होता है, जंगलों कटाई होती है, प्रदूषण होता है, तो इनका एक मौद्रिक मूल्य निकालेंगे और जीडीपी में से माइनस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन जीडीपी फाइंड होता है, ठीक है। थोड़ा सा न्यू था इसलिए मैं बताता हूँ, विजन ने इसको कवर नहीं किया था। तो अभी आप आते हैं कि जीडीपी की जो गणना होती है उसके लिए दृष्टिकोण कौन सा है। तो इसमें आप जानते ही होंगे, बस पढ़ते रहना है थोड़ा सा, इसको बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि उत्पादन और मूल्यवर्धित विधि है, ठीक है। इसमें जो भी प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन होता है, वैल्यू एडिशन होता है, उसको जोड़ देते हैं, उससे इसमें निकलता है। फिर इनकम अप्रोच है, जिसमें सभी कारक जो सभी फैक्टर्स जो होते हैं उसके द्वारा कितना आय अर्जित हुआ उसका मापन कर लेते हैं इस विधि से। फिर एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो सभी देश की घरेलू सीमा है, ठीक है, उसके भीतर वस्तुओं सेवाओं द्वारा कितना कुल व्यय किया गया उसको खरीदने के लिए, इसको मतलब इकाइयों द्वारा, तो उसका मापन करते हैं। और ये मानते हैं कि इसमें आदर्श रूप में अगर देखा जाए तो सबका जो है समृद्धि दर समान होना चाहिए। पर क्या होता है कि जो डेटा कलेक्शन होता है और जो प्रोसेसिंग होती है उसमें भिन्नता होती है, ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ये इसमें बात की गई है। अभी 2014-15 में जब मोदी सरकार आई तो जीडीपी की गणना के तरीके में उसने बदलाव कर दिए, ठीक है। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ठीक है, इसने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की एक नई श्रृंखला शुरुआत की। अब बेस ईयर जो 2004-05 था उसको संशोधित करते कितना कर दिया, 2011-12 कर दिया, ठीक। जो भी स्ट्रक्चरल चेंज आ रहे थे अर्थव्यवस्था में, उसको ध्यान रखते हुए, मतलब होता क्या है कि जो बेस ईयर होते हैं उसको समय समय पर हम लोग संशोधित करते हैं, ठीक। तो अभी नई जो श्रृंखला आई थी किसकी, नई राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की, उसमें जो है नवीनतम सिफारिश और जो नेशनल जो अकाउंट हैं उसके संकलन पे जो अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश उसको शामिल कर लिया गया था। इससे क्या हुआ कि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक थे उसको हम लोग पूरा करने में सफल हुए, ठीक है। तो अभी जीडीपी गणना में कुछ चुनौतियां भी हैं, तो इसको चुनौतियां छोड़ दी, प्रीलिम्स में सवाल चुनौतियों से नहीं पूछता है। ग्रीन जीडीपी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और जीडीपी की दर को ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज आपको पता होगा। अब आता है आप लोग जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 एमपीआई जो है, ये राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, ये एकदम आपका अद्यतन रिपोर्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने इसको जारी किया है। तो जो अंतरिम बजट था उसमें भी जो है
जो बताया गया था कि उसमें आप क्या बताया गया कि इसमें कि हम लोग 2047 तक विकसित भारत का जो है वो संकल्प जो है विकसित भारत को संकल्पना जो हम लोग साकार कर रहे हैं किसमें, अमृतकाल में। अमृतकाल कब से, 2000 जो आपका 23 से शुरू हुआ था, मतलब इन द सेंस 23-24 से, यानी कि आप जब आज़ादी के 75वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए और आज़ादी का जो 100वां वर्ष होगा 2047, उसके बीच का काल क्या है, अमृतकाल है। ठीक है, अमृतकाल। इसी अमृतकाल में हजूर हम लोग क्या करना है, हम लोग विकसित भारत की संकल्पना के रास्ता को तैयार करना है। तो इसमें 4 फोकस एरिया बताया गया था, जिसमें कौन कौन से थे, गरीब थे, पहला गरीब था, दूसरा था युवा था, ठीक है, तीसरी महिलाएं थीं, और चौथा जो था वो आपका अन्नदाता था। ठीक है, अन्नदाता था। तो आप जान गए कि 4 चीज़ों पर फोकस की गई थी। मैंने इसको अंतरिम बजट की क्लास कराई है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। और उसमें बताया गया था कि जो बहुआयामी है, यानी गरीब था, तो उसी बताया कि बहुआयामी गरीबी से जो है हम लोग बहुत अधिक स्तर पे जो है छुटकारा पाए हैं। डेटा मुझे याद नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम लोग डेटा पढ़ेंगे अभी, जो बजट की बात की गई थी। ठीक है, तो नीति आयोग ने, अब इसमें क्यों न्यूज में रहा कि नीति आयोग ने 2005 और 6 में भारत में बहुआयामी गरीबी के नाम से एक डिस्कशन पेपर जारी किया। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसमें जो नेशनल MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें जानते हैं कि नीति आयोग जो है भारत में क्या करती है, एक जारी करती है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसी पे इसने एक डिस्कशन पेपर भी जारी किया है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो MPI पहले क्या होती है उसको समझते हैं, फिर इसमें सूचकांक समझेंगे, तो अच्छे तरीके से इसको थोड़ा समझेंगे। MPI क्या होती है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है, इससे जो आंकड़ा लिया गया था, इस पे पहली मतलब आंकड़ा जो था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है, ठीक है, इससे आंकड़ा लिया गया और पहली बार राष्ट्रीय MPI 2021 में इसको जारी किया गया। पहले MPI क्या होती थी कि MPI जो है वैश्विक स्तर पे जारी की जाती थी, किसके द्वारा, तो आप जानते होंगे इसमें कि UNDP और ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल द्वारा जो है 2010 से जारी की जाती थी। 2010 से जो है दो जो संस्थाएं थी, UNDP और ऑक्सफोर्ड की निर्धनता और मानव विकास पहल, इन दोनों ने मिलकर के जो है ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करती थी। और इसमें जो है 10 संकेतक थे, जो 10 संकेतकों के आधार पर जो हमारा जो अभाव है उसको ट्रैक करते थे, यानी कि कितना अभाव में हम जी रहे हैं। तो इसमें क्या था कि पूरे विश्व के लोग जो है उसको आंकड़ा होता था। ठीक है, पूरे विश्व का आंकड़ा होता था, फिर उसमें देश वाइज भी आंकड़ा होते थे कि इसमें कितना कितना लोग हैं। तो ये बात थी। ठीक, तो इसी के आधार पे 2021 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो 4 था उसका आंकड़ा लिया गया और पहली बार 2021 में भारत में अपना खुद का राष्ट्रीय MPI जारी किया गया। ठीक, अब ये सरकार की जो नोडल एजेंसी है कौन इसके जारी करने के लिए, तो नीति आयोग है। ठीक है, तो सरकार की एक वैश्विक पहल थी, जो वैश्विक पहल है ग्लोबल इंडेक्स टू डिप्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ। इसकी पहल के अनुसार जो है ये नीति आयोग क्या है, MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो आपको सवाल यही पूछ सकता है कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसको जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है, तो आपकी है नीति आयोग। अब एक बात क्या है कि जो ग्लोबल इंडेक्स टू डिप्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ यानी कि सुधार और समृद्धि के लिए वैश्विक सूचकांक, ये क्या करता है, ये पहल कि महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मानदंड होता है उसके भारत में कितना उसका प्रदर्शन है, उसकी जो है निगरानी करता है। तो भारत में जो MPI है उसकी गणना किस पर करते हैं उसको हम लोग बाद में इस वाले लाइन को हम लोग बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी पहले आते हैं कि MPI के बाद में बताया गया है। तो MPI जब जारी की गई तो इसी तरह से फिर जो है 2022-23 में रिपोर्ट आया जो, तो बताया गया इस वाले पेपर में, डिस्कशन पेपर में, कि जो पावर्टी हेड काउंट रेशियो है इसमें गिरावट आई है। ठीक है, पावर्टी हेड काउंट रेशियो जो है आपका SCR, इसमें भारी गिरावट आई है। अब आपके मन में एक बात ये चल रही होगी कि पावर्टी हेड काउंट रेशियो होता क्या है। तो जो देश की जो गरीबी रेखा है, देश की जो नेशनल पावर्टी लाइन है, ठीक है, नेशनल पावर्टी लाइन जो है देश की जो गरीबी रेखा है, जो रेखा की सीमा है, उसके नीचे रहने वाले जितने आपका परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो रहती है, उसी को बोलते हैं नेशनल पावर्टी हेड काउंट रेशियो। ठीक है, तो जो अभी आप समझ गए होंगे कि जो बिलो पावर्टी लाइन, जो नेशनल पावर्टी लाइन है, उसके अंदर जितनी परसेंटेज की पॉपुलेशन रहती है उसको हम लोग बोलते हैं पावर्टी हेड काउंट रेशियो। तो इसमें गिरावट की गई है 2013-14 के जो 29.17% का जो आंकड़ा था उससे घट करके हम लोग जो है 11.28% हो गए हैं। यानी कि 9 वर्षों में 24 करोड़ भारतीय जो क्या है मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ये बताई गई है, गरीबी की जो गहनता में भी कमी आई है। ठीक है, और
आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों में बहुआयामी गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, अब इसमें कुछ संकेतक होते हैं, संकेतकों पे हम लोग बात करेंगे, अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको। तो जो सभी भारत में, आपने देखा होगा नीचे आपको मैंने बताया ना, ये देखिए नीचे आपको मैंने बताया कि इसमें 10 संकेतक होते हैं। किसमें? जो यूएनडीपी जारी करता है एमपीआई वैश्विक स्तर पर, उसमें क्या था? 10 संकेतक था। भारत में 12 संकेतक है। हालांकि जो आयाम सेम है, आयाम हम लोग समझेंगे, आयाम सेम है, पर इसमें 12 संकेतक हैं। 12 संकेतक पे भारत जारी करता है राष्ट्रीय स्तर पे। तो 12 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें 2 संकेतक थे, इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जो कौन सा? जो खाना पकाने का ईंधन, आवास, ये संकेतक में सुधार हुआ है। अब मतलब ठीक है, अभाव का सबसे अधिक स्तर था। अभाव का सबसे कम स्तर किस में है कि बाल और किशोर मृत्यु बिजली बैंक खाते से है। यानी कि इसमें संकेत सुधार के मिले हैं। सबसे अधिक स्तर किसमें था? जो अभाव, वो खाना पकाने ईंधन आवास में था। और सबसे कम स्तर उसमें कितना था? बाल मृत्यु और किशोर मृत्यु बिजली और बैंक खाते के संकेतकों में। ठीक है, तो इससे यह मालूम चलता है कि जो भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने का जो लक्ष्य 2030 से पहले है, मतलब पूरे दुनिया को पाना है, पर भारत का जो लक्ष्य है वो SDG 1.2 को काफ़ी पहले हासिल कर सकता है। और SDG 1.2 में जो बहुआयामी गरीबी है उसको आधे से अधिक कम करने का उल्लेख भी किया गया है। तो ये बात हो गई। तो आप जानते हैं कि भारत में जो MPI था उसको गणना के लिए कौन कौन सी पद्धति होती है। तो अब इस बात को समझेंगे कि पद्धति कौन सी होती है। तो इसमें जो होता है अल्कीरे फोस्टर AF पद्धति, यह क्या होता है कि दोहरे कट ऑफ काउंटिंग पद्धति होती है। ठीक, इसमें किसी व्यक्ति का जो डिप्रोवेशन स्कोर होता है, जो भारत का राष्ट्रीय निर्धनता कट ऑफ है उसके बराबर है या उसके अधीन है, अधिक है, तो क्या होता है, उसका MPI को निधन मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात बताएगी कि मतलब इसमें आपको ध्यान किस चीज़ को देना है कि भारत में जो MPI की गणना होती है उसमें कौन सी पद्धति यूज होती है। तो अल्कीरे फोस्टर AF पद्धति, यानी AF विधि से हमारा जो है वो जो MPI है वो निकलता है। अब AF विधि से गरीबी का जो प्रसार और गहनता दोनों तरीकों को दिखाई जा सकती है। ठीक है, बस इतना ही जानिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, इसमें उतना डिटेल नहीं जाना है। ठीक, अब हम लोग बेहद स्ट्रक्चरल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मतलब क्या होता है कि अभी आपने देखा ना, देखिए ये आपको बता रहा था मैं आपको कि हेड काउंट रेशियो क्या होता है कि जनसंख्या में जो बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्ति होते हैं उसका बहुआयामी व्यक्तियों की निर्धनों कुल जनसंख्या से, यानी टोटल जो हमारी पॉवर्टी लाइन है उसकी कुल जनसंख्या से कितनी, यानी कुल जनसंख्या नीचे हम लोग लिखेंगे। ठीक, और ऊपर अगर बहुआयामी निर्धन जनसंख्या को लिखेंगे तो इससे क्या होगा, हेड काउंट रेशियो होगा। यानी मैं वही बता रहा था आपको कि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है टोटल जो पूरा परसेंटेज जनसंख्या से, तो कितना वही होगा आपका हेड काउंट रेशियो। ठीक है, तो हेड काउंट रेशियो का आपको ध्यान देना है। अच्छा, निर्धनता की जो व्यापकता है उसका स्तर क्या है, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं इसका आकलन कैसे होता है, जो औसत अनुपात निकालते हैं अभावों का। ठीक, अभी सभी जो निर्धन लोग होगा उसकी अभावग्रस्तता का जो वेटेज होगा उसको जोड़ा जाता है और निर्धन लोगों की कुल संख्या से उसको विभाजित करते हैं। ठीक, हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की व्यापकता का गुणा करके क्या होगा, MPI मान निकाल लेते हैं। ठीक, यानी कि जो हेड काउंट रेशियो निकला H और निर्धनता की जो व्यापकता है A, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो MPI मान निकाला जाएगा और यह निर्धनता के दायरे में जो शामिल लोग हैं उसकी डिप्रेवेशन के स्तर को दर्शाता है। ठीक, महत्वपूर्ण बात अब आती है कि जो वैश्विक भारत का जो राष्ट्रीय MPI है, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसके संकेतक क्या क्या है। तो आप जानते हो कि नीचे मैंने बताया ना कि जो वैश्विक MPI उसके संकेतक क्या है, 10 हैं। और भारत में क्या है, 2 और जोड़े गए हैं। कौन सा? मातृत्व स्वास्थ्य। ठीक है, मातृ का स्वास्थ्य और बैंक खाता, यानी 2 संकेतक जोड़कर 12 संकेतक भारत यूज करता है। यही फर्क है वैश्विक जो MPI है और भारत के जो खुद का MPI है। नोडल एजेंसी कौन है? नीति आयोग है। ठीक है, तो आयाम सेम है, आप समझ सकते हैं आयाम सेम है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर। ये पूछ सकता है आपको कि जो MPI है वो निम्नलिखित में से किन आयामों से जारी होता है, तो 3 आयाम दे देगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, इसमें जीवन स्तर पे बात की गई है। 3 जो आयाम है। संकेतक कौन कौन सा है, तो इसमें देखिए कि पोषण संकेतक है, यानी स्वास्थ्य में कौन कौन से संकेतक हैं, पोषण होगा, बाल और किशोर मृत्यु होगा और मातृ स्वास्थ्य, यही जो है इसको जोड़ा गया है। ये पूरे वैश्विक स्तर पर नहीं है, भारत में इसको जोड़ा गया मातृ स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये बात की गई है। अच्छा, अब आते हैं कि पोषण में मान लीजिए अगर परिवार में कोई एक सदस्य कुपोषित होगा तो आप समझ लीजिए कि वंचित माना जाएगा।
या मतलब आप जाएंगे कि 15 से 54 वर्ष या 15 से 49 वर्ष की जो महिला हो या 54 वर्ष का पुरुष, उसका बॉडी इंडेक्स मास BMI कम हो, कितना, मतलब कोई भी बच्चा कुपोषित हो इसके 0 से जो 59 माह तक का। बाल और किशोर मृत्यु में देखें कि अगर 18 साल से कम किसी बच्चे को मृत्यु हो गई हो, ठीक। मातृ स्वास्थ्य में देखें कि प्रसव कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त न की हो और ऐसे में कोई बच्चा जन्म हुआ हो, तो वो भी क्या होगा आपका उसमें बहुआयामी रूप से गरीबी में आएगा, ठीक है। स्कूली शिक्षा का जो है शिक्षा में स्कूली शिक्षा का वर्ष माना गया है, ठीक। तो एक सदस्य जो है कि मतलब परिवार का 10 वर्ष से या उसके अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी न प्राप्त किया हो, ठीक। और स्कूल जाने योग्य बच्चा उस उम्र तक स्कूल न जा पाया जब तक उसे कक्षा 8 में होना चाहिए था, वो भी आपको बहुआयामी में माना जाता है। जीवन स्तर पे आप बताए ना, बैंक खाता इसमें जोड़ा गया है। बैंक खाता वो पूरा अपना भारत का अपना है, मतलब अगर किसी परिवार के किसी भी सदस्य के पास बैंक खाता डाकघर खाता नहीं है तो वो भी वंचित में जोड़ा जाएगा। अभी एसेट में है, परिसंपत्ति में, आवास में, विद्युत में, पेयजल में, सैनिटेशन में, कुकिंग फ्यूल में, तो ये बात आती है, ठीक है। पेयजल में है कि मतलब कि परिवार के पास अगर पेयजल सुविधा नहीं है और कम से कम 30 मिनट की दूरी पे है अच्छी व्यवस्था, तो उसको भी बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है। तो ये पूरा हमने देख लिया, इसमें से कुछ बचता नहीं है, आप लोग को सब कुछ समझा दिया मैंने। तीसरा वाला आर्टिकल आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT, ठीक है। तो DBT क्यों न्यूज में रहता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्योंकि ये क्या है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से इसका डायरेक्ट संपर्क है, इसीलिए इसको ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले सेक्शन में रखा गया है DBT को। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उसने यह बताया है कि जो DBT है उसके माध्यम से उसने जो अपनाया, DBT को अपनाया गया, उसे जो 2014 से लेकर के और 2023 तक जो है कितना रुपए बचाया गया है करदाताओं के, तो 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। मतलब कि जो अब पैसा जो सरकार ट्रांसफर करती है किसका होता है, जनता का होता है, ठीक। तो ये सरकार ने बताया कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम लोगों ने अपनाया तो जो रिसाव हो रहा था, यानी कि जो अपात्र लोगों तक पैसा पहुंच जा रहा था या बीच में ही गबन हो जा रहा था, उसको रोक करके हम लोगों ने 2.73 लाख करोड़ रुपए को बचाया है। और ये सीधे DBT के तहत जो है लक्षित लाभार्थी उनको बैंक खातों में भेजा गया है। DBT होता क्या है उसको बारे में समझेंगे, कौन कौन उसके घटक हैं उसको समझेंगे, आर्टिकल खत्म हो जाएगा। DBT का उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जो लाभार्थी हैं उसको आवंटित धन का वितरण में पारदर्शिता लाया गया और हेर फेर के खत्म कर दी जाए, ठीक है। इसको 2013 में चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे, बाद में 2014 में पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। नोडल एजेंसी, यहां बात आपको ध्यान देनी है, नोडल एजेंसी कौन है, DBT मिशन और उससे संबंधित मामलों को मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव के अधीन रखा गया, किसके, सचिव, समन्वय और लोक शिकायत के अधीन रखा गया है, ठीक है। और इसको जो है आप जानते होंगे कि जो लोगों को भुगतान होता है वो किससे होता है, PMFF से होता है, ठीक है। कि किससे होता है, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, PFMS, यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके थ्रू, PMFS के थ्रू जो होता है वो जो होता है भुगतान होता है। अब आप जानते होंगे कि कई सारे क्या होते हैं कि जैसे कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए कई सारे होता है कि सुविधाएं बैंक यूज करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा RTGS, ठीक है, RTGS, नेफ्ट ट्रांसफर सुना होगा, नेफ्ट, ठीक। फिर आपने सुना होगा IMPS, ठीक है, IMPS। तो जो RTGS क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये होता है कि 2 लाख रुपए का जो ट्रांसफर इसे RTGS से हो सकता है और 24 घंटे मतलब ये सेवाएं जो होती हैं और सातों दिन ये उपलब्ध होती हैं RTGS। उसी तरह से नेफ्ट होता है, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, 24 घंटा जो है इसको मतलब लग सकता है, सुविधा भी RBI देती है, ठीक है। इसी तरह से IMPS होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब एक बैंक से दूसरे मतलब खाते में, एक खाते से दूसरे खाते में ये फंड ट्रांसफर होता है और तत्काल होता है, तत्काल एकदम, ठीक है, 24 घंटा ये भी उपलब्ध रहता है। तो ये पेमेंट सर्विसेज हैं। इसी तरह से UPI है, आप जानते होंगे UPI है, भीम, ठीक है, ठीक। तो इसी तरह से PMFS भी है। तो आप जानेंगे मतलब ये क्या पेमेंट फैसिलिटेटर्स हैं जो पेमेंट को क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, ठीक। तो इस बात को आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, कुछ आपको अलग से इसमें मैंने बता दिया, हो गया। तो आप जानते हैं कि अब इसमें बात है कि आधार की अनिवार्यता, तो जो DBT योजनाएं होती हैं उसमें होता है ना कि आधार अनिवार्य नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। आधार क्यों अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि DBT योजनाओं में आधार नहीं है। हालांकि आधार को प्राथमिकता दी जाती है, एक बात को ध्यान देना है, क्यों दी जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो लक्षित लाभार्थी होंगे उसको प्राप्त कर लेंगे, उनको हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अपात्र लोगों को हटा सकते हैं। हालांकि अनिवार्य जो है ये नहीं है, इस बात को ध्यान देना है DBT के लिए, सवाल स्टेटमेंट में बन सकता है।
तो अभी डीबीटी के लिए जो है कौन कौन से घटक हैं जो उसको सक्षम बनाते हैं, तो जैम है। जैम मतलब कि जनधन, आधार और मोबाइल। जैम जो ट्राई था ये भी यूपीएससी पूछा हुआ सवाल है। इससे क्या हुआ है कि जो रिसाव थी उसकी समस्या खत्म हो गई है, जो लक्षित लोग थे वहां तक योजना का लाभ पहुंचा है और नगदी रहित और समयबद्ध तरीके से ट्रांसफर संभव हो पाया। बिजनेस करस्पॉन्डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं कि जो लाभार्थी बिजनेस करस्पॉन्डेंस होते हैं ये लाभार्थियों को समय पर घर पर ही पूरा पैसा ट्रांसफर के इसका सुनिश्चित करते हैं। पेमेंट बैंक, यानी कि इसके चलते देश के दूर दराज इलाकों में वित्तीय सेवाओं में विस्तार हुई है। मोबाइल मनी, पहचान के लिए आधार का उपयोग करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पे कैशलेस एक इकोसिस्टम विकसित किया गया है। ठीक, डीबीटी के तहत योजनाओं का दायरा, यानी बताया गया इसमें कि सरकार क्या कर रही है, नगद ट्रांसफर कर, जैसे कि इसके लिए पहल और मनरेगा, एनएसएपी, इन सारे जो आपका योजना इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है कैश को। इन काइंड ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वस्तुओं के रूप में जो कौन सा ट्रांसफर होता है, तो जैसे कि पीडीएस प्रणाली है, मतलब सरकार पैसा ना देकर के बल्कि कुछ खाद्य पदार्थों को चाहे कुछ वस्तुओं को देती है, जैसे पीडीएस प्रणाली उदाहरण हो गया। कुछ अन्य ट्रांसफर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो आशा कार्यकर्ता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। तो आपको मेरा एक सवाल है, ये यूपीपीसीएस और बीपीएससी वगैरह हर बार सवाल पूछते हैं, आईसीडीएस, ठीक है, तो ये आप कमेंट करिएगा कि आईसीडीएस जो है स्कीम कब शुरू की गई थी, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये आपको बताना है। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने दूसरे वाले आर्टिकल की तरफ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अच्छे तरीके से, और इसके बाद ये वाला आपका यूनिट खत्म हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे मूव ऑन करेंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो हर साल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो न्यूज में ये रहता ही है। सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि सरकार ने यह घोषणा किया कि घोषणा की गई कि जो लखपति दीदी योजना है उसके तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा किसको? लखपति दीदी जो योजना है उसको 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगे, सरकार ने ये बात कही। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको माइक्रो इंटरप्राइज यानी कि सूक्ष्म उद्यम, छोटे छोटे जो उद्यम है उसको प्रोत्साहित करें। ये योजना बनाई गई जो कौशल प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि महिलाओं को जो है माइक्रो इंटरप्राइज यानी कि छोटे छोटे उद्यम शुरू करें। ये कौन? लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाएं हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यूपी जो विजन एस ने 2-3 चीजें छोड़ दी, उसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया कि जो अंतरिम बजट है इसमें बताया गया कि जो लखपति दीदी की जो योजना में जो शामिल महिलाएं हैं 2 करोड़ हैं, इनकी संख्या हम लोग बढ़ा करके 3 करोड़ करेंगे। जो अंतरिम बजट है उसको उसमें बताया गया। अंतरिम बजट क्यों है? क्योंकि अंतरिम बजट इसलिए क्योंकि इस साल लोकसभा का चुनाव है, तो इसलिए जो है पूर्ण बजट ना पेश करके सरकार ने अंतरिम बजट, ये नियम होता है, सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया और अंतरिम बजट में यह बात कही गई कि जो है लखपति दीदी की जो संख्या उसको 3 करोड़ करना है, 2 करोड़ से बढ़ा करके। ये मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू एडिशन कराया है। ये विजन आइस ने यहाँ पे छोड़ दिया, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लासेस कर लीजिए, आपको पीटी 365 सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, मतलब कंटेंट तो वैसे विजन एस का है, पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, ये मस्ट है आप लोगों के लिए जो लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, तो लखपति दीदी योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को है कि कौन मंत्रालय में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं गारंटेड दे रहा हूं, अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि 2023 में इसको शुरू किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह पहल शुरू की थी, लखपति दीदी योजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय, नोट कर लीजिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं हैं उनको प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बना जाए। और ये क्या है, 1 लाख रुपए जो होगा उनकी शुद्ध बचत हो, शुद्ध बचत वाली आय हो। इसमें ध्यान देना है, ये शुद्ध बचत यानी कर्जा लेकर के 1 लाख कमा लिया, नहीं, कर्जा नहीं, शुद्ध बचत वाली आय हो, वो क्या होगा 1 लाख रुपए कमाने के लिए। अब इसका उद्देश्य एकमात्र है कि जो महिलाओं का नेतृत्व हो, उसका विकास हो। कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? तो महिलाओं की प्लॉम बीम, एलईडी बल्ब बनाना, ड्रोन संचालन, मरम्मत करना, ये सब सारे कौशल किसमें दी जाएंगी? लखपति दीदी योजना के तहत जो कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, सरकार उद्देश्य की ये 2 करोड़ महिलाओं को, उसके लिए इसमें माइक्रो इंटरप्राइज शुरू करने के लिए ये सारे कौशल यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। अच्छा, अब आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि जो गांव में एक होती है कि अनौपचारिक तरीके से वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है, मतलब ऐसा ऐच्छिक संगठन होगा जिसमें कुछ सदस्य एकजुट होंगे और साझा हितों को पूरा करेंगे। कौन से साझा हित? जैसे कि जिसका कोई मतलब ये वैश्विक प्रारूप नहीं है, मतलब इनकी प्रकृति वैश्विक होती है, हालांकि सहयोग पे होंगे, साझा सहयोग पे होंगे,
कुछ 5 से 10 महिलाओं का ग्रुप होगा। अब ये लोग जुड़ेंगे एक दूसरे से, ठीक, और आपसी सहयोग के माध्यम से आजीविका सुनिश्चित करेंगे, लोन लेंगे, कोष तैयार करेंगे और छोटे छोटे कारोबार करेंगे, उससे आय होगा, फिर उनसे वितरण होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। इनकी प्रकृति क्या होती है, स्वैच्छिक होती है। यह पता है ना मैंने आपको कि स्वैच्छिक होते हैं, मतलब इनके वॉलंटरी या अनिवार्य नहीं होता। भारत में कितने 12 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कार्यरत है पूरे भारत में। और कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है, ये आर्थिक सर्वेक्षण लेटेस्ट वाला है एकदम, कि 12 मिलियन, इस साल नहीं, इस साल तो नहीं आया है, अगली पिछले साल वाला 12 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यरत हैं। इसमें 88% जो है अभी इसमें क्या है, सभी सदस्य महिलाएं होती हैं, ठीक है। तो यानी महिलाएं इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप याद रखने हैं। आपको मेंस के आंसर राइटिंग में अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ेंगे तो GS3 में दिया हुआ है, ठीक है। GS1 में भी यूज कर सकते हैं, GS2 में भी, सोशल जस्टिस में यूज कर सकते हैं, गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कौन कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप की सफलता। तो केरल में कुदुम्बश्री, इसको लिख सकते हैं आप, नोट कर लेते हैं केस स्टडी के रूप में। केरल में कुदुम्बश्री, बिहार में जीविका, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में जीविका समझ लो कि इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल और लद्दाख में लुम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सेल्फ हेल्प जो सफल हो गए, ठीक है। ये इनका उदाहरण दे सकते हैं आप। अब इसमें होता क्या है कि जो इसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मतलब किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई सदस्य, एक सदस्य द्वारा कोई कर्जा लेगा तो इसकी जिम्मेदारी सामूहिक होती है। तो महत्व इसका क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कि वित्तीय समावेशन से लगभग 10 करोड़ लोग जो इससे जुड़े हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से। महिला सशक्तिकरण में यानी कि 84% महिलाओं के नेतृत्व है, यानी महिला नेतृत्व है। क्षमता निर्माण हुआ है किससे, वित्तीय साक्षरता और प्रशिक्षण हुआ है। गरीबी का उन्मूलन हुआ है। आय से अधिक, आय से अधिक बोल रहा हूँ, आय सृजन में इसका क्या हुआ, सहायक हुआ है। और जो सेकेंडरी और टर्सरी गतिविधियां होती हैं उससे क्या हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। आय और बचत में भी वृद्धि हुई है। और अनौपचारिक क्षेत्र के जो ऋण हिस्सेदारी है उसमें गिरावट, यानी कि जो हम लोग अनौपचारिक क्षेत्र से, यानी कि बैंकों के अलावा साहूकारों से जो हम लोग कर्ज लेते हैं तो उसमें गिरावट आई है। तो अभी यहाँ पे एक बात आती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है, अभी समझाएंगे उसको। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कुछ अभी नीचे आएगा उसका आर्टिकल, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए कुछ पॉइंट्स पहले की गई हैं, ठीक है। तो बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, वो आजीविका से इसका संबंध नहीं है, बल्कि मैं आपको अलग बता रहा हूँ कौन कौन सी पहल की गई हैं। तो आपको इसमें से कुछ कुछ योजनाएं, उसको ध्यान दीजिएगा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल जो है लिवलीहुड मिशन, ठीक है, ये 2011 में शुरू किया गया था, ठीक। अब इसका नाम 2015 में बदल दिया गया। और सेल्फ हेल्प, इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना और लगातार बढ़ावा देना, ठीक है। इसको 2015 में नाम बदल दिया गया और डे NRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया, ठीक है। एक है आपका इसी के तहत जो है, अब ये क्या है कि जो इसी के जो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके उप योजना है सब। ये क्या है, उप योजना है 3। कौन कौन से, तो स्टार्टअप अप ग्राम आधुनिकता यानी कि स्वैप कार्यक्रम, ठीक, महिला सशक्तिकरण परियोजना और दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। ये क्या है, इसके तहत 3 उप योजना, इसके तहत 3 योजनाएं उप की गई हैं। तो आपको ध्यान देना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना होगा तो 15 से 35 वर्ष की आयु को कौशल देना है, इस बात की यहाँ पे बात की जाएगी। अब आता है उमनिया पहल, ये पहल है उमनिया पहल, ठीक। तो जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट पर है, इसमें क्या होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिला उद्यमियों को भागीदारी प्रोत्साहित की जाएगी। और ये बात है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को, महिलाओं वाले जो है, उसको ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सेक्टर की जो योजना 2023 में शुरू की गई थी, किसके मंत्रालय के तहत, ग्रामीण मंत्रालय के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। इसका उद्देश्य क्या था कि 2025-26 की अवधि तक 15,000 जो चयनित सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे उसको ड्रोन दिया जाएगा। ड्रोन क्या होगा, किसान, ये किसी कार्य के लिए किसानों को किराए पर देंगी ड्रोन, और अन्य जो चीज़ें हैं उसको सेवाओं को ये कर सकती हैं, ये बताया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पहल। अब आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट। ये आपको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप पे जो है, इसको बैंकों से जोड़ने का जो कार्यक्रम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सुर्खियों में क्यों रहा, पहले वो दिन लिख लेते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम है उसके तहत जो है फाइनेंशियल ईयर 2013-14 से नवंबर 2023 तक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगभग कितना जोड़ा गया है, 7.68 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण दिया जा चुका है। यानी कि जो आप ऊपर आपने क्या पढ़ रहा था, आपने पढ़ा ना इस बात को कि अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण की हिस्सेदारी 20% की गिरावट आई है। तो क्यों गिरावट आई है, क्योंकि इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम था, यानी बैंकों से उनको जोड़ा गया, उससे क्या हुआ कि लगभग 7.68 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण किसको दिया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया है। इसमें कौन सबसे अधिक प्रमुखता है, 84% महिलाएं के नेतृत्व है, ठीक है। इससे क्या होंगी, ये आत्मनिर्भर बनेंगी, लखपति दीदी बनेंगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज का प्रोजेक्ट समझेंगे और इसके बारे में समझेंगे अन्य चीज़ों को। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू किया गया, 1992 में किसको शुरू किया गया, नाबार्ड ने शुरू किया। अब ये क्या है, बचत, मतलब यहाँ बचत करना, सूक्ष्म माइक्रो फाइनेंस का एक मॉडल है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। अभी ये जब शुरू किया गया था तो ये प्रयोग के रूप में शुरू किया गया था, प्रयोग के रूप में, ठीक है, प्रयोग के रूप में। अब बता दूं कि 1992 में यानी कि 1992 में क्या शुरू किया गया, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज किसने शुरू किया, नाबार्ड ने शुरू किया गया, नाबार्ड ने शुरू किया, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसी से 10 साल पहले 1982 में 1982 में किसकी समिति पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और 1992 में नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम को चालू किया, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था, शुरू में जब ये शुरू हुई थी योजना, यहाँ पे तो नहीं दिया तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कुल 500 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ने का ये लक्ष्य किया गया, प्रयोग किया गया, ठीक। ये प्रयोग सफल हो गया, तब इसका विस्तार किया गया, ठीक। अब इस विस्तार हुआ तो अभी क्या हुआ कि नाबार्ड ने 1998 में, ठीक, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की। किसने इसकी, नाबार्ड ने की, ठीक है। और इस जो विभाग ने जो इसने स्थापना की डिपार्टमेंट, इनोवेशन डिपार्टमेंट था ये, इसने 2 जिलों में प्रोजेक्ट ई शक्ति शुरू किया। इसका नाम था प्रोजेक्ट ई शक्ति, ठीक है। मैं यहाँ पे तो नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली अलग से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ई शक्ति शुरू किया किसने, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट ने। इसको किसने स्थापित किया था, नाबार्ड ने किया था। कब, 1998 में, 1998 में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ई शक्ति क्या था कि इसने इसे धीरे धीरे में जो है कि विस्तार किया। अब इसका उद्देश्य एकमात्र यही था कि देश में जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया, मतलब कंप्यूटरीकरण कर दिया जाए, ठीक। अब इसको देश के धीरे धीरे 100 जिलों में विकास किया गया, ठीक। अब यहाँ पे एक बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या आती है कि आरबीआई ने वाईएच मालेगांव समिति को स्थापित किया, ठीक। वाईएच मालेगांव समिति को स्थापित किया, वो मैं आपको थोड़ा सा बता, यहाँ पे तो नहीं दिया है ना, नहीं दिया वाईएच मालेगांव समिति, पूछ सकता है, यहाँ नहीं दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वाईएच मालेगांव समिति की स्थापना की, वाईएच मालेगांव, ठीक है, मालेगांव समिति। इसका उद्देश्य क्या था कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, एमएफआई और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनका जो है इसको उद्देश्य करने, इसको सशक्त करने के लिए और इनके स्वास्थ्य में सुधार करने, स्वास्थ्य मतलब इनका फाइनेंशियली सुधार करने के लिए जो है इसको क्या किया गया कि मतलब लिंकेज करने के लिए इसी को शुरू किया गया, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसको सशक्त करना है। इसके लिए आरबीआई ने बनाया था वाईएच मालेगांव समिति, ठीक है। अब बताया गया कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उसको आरबीआई के दायरे में लाया गया और इससे सुझाव दिया, मतलब इस समिति ने सुझाव दिया कि इसको आरबीआई के नियंत्रण में लाया जाए और एनबीएफसी की नई श्रेणी हो, जिसको बोला गया एनबीएफसी एमएफआई। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये तो काफ़ी क्लास लंबी हो जाएगी और आपको कन्फ्यूजन भी होगा, इसलिए आपको ध्यान बस देना है कि जो वाईएच मालेगांव समिति है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लिंकेज के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। तो जो ये आप जानते होंगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज है उसका घटक क्या है, सदस्यों को प्रशिक्षित करना है, बैंक शाखाओं के साथ समन्वय करना है, ग्रामीण बैंकों में बैंक सखियों का प्रशिक्षण हो, जो कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म उसको आरंभ किया जाए ग्रामीण शाखाओं में, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्रेडिट लिंकेज यानी बैंकों से ऋण मिलना ये सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। तो कार्यक्रम कई सारे चरण में हुआ। अभी आपने जाना कि नाबार्ड ने इसने अग्रणी भूमिका निभाई, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप जानते ही होंगे। अब ऋण कैसा होता है, ऋण क्या होता है कि आप डायरेक्टली आपको कैश नहीं मिलेगा, सब्सिडी मिलती है, ठीक है। मतलब ऋण अधिकतर क्या होता है, मुख्य तौर पे सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मतलब इन द सेंस कि मान लीजिए आपने कुछ खरीदा, आपने कुछ आपने उद्यम लगा दिया, ठीक है। मान लो पत्तल बनाने का और दोना बनाने का आपने उद्यम लगा दिया, उसमें ये नहीं कि आपको लोन मिलेगा, आप पैसा तो अपने सामूहिक रूप से मिल के लगा दिया 4-5 लोगों ने, और सर मान लीजिए लोन चाहिए तो उसमें सब्सिडी मिल जाती है, लोन के बजाय सब्सिडी मिल जाती है, यानी छूट मिल जाता है एक तरह से, ठीक है। 3 चरण है, तो आपने इसको देखा होगा। यहाँ पे बताया गया कि पूंजीगत सब्सिडी को हटाया गया, ब्याज सब्सिडी की स्थापना की गई है। DNRM ऊपर आपने पढ़ा ना, DNRM क्या है कि दीनदयाल जो उपाध्याय जो है ये आपने पढ़ा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत जो है तीसरा चरण 2012 था, इसका शुभारंभ हुआ। ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर जो पेशेवर श्रम बल है उसके लिए समर्पित व्यवस्था स्थापित की गई। पूंजीगत सब्सिडी को हटाया गया, ब्याज सब्सिडी की शुरुआत की गई। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, अभी आपने पढ़ रहा था ना कि
अब MFI आ गया यहाँ पे। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है MFI और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो है इसका सशक्त करने के लिए RBI ने किस समिति की सिफारिश की थी? तो YH मालेगांव समिति की सिफारिश की थी। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने माइक्रो मैटर्स माइक्रो व्यू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क क्या है कि जो भी NBFC माइक्रो फाइनेंस है इसका एक संघ है, इसको 2009 में स्थापित किया गया था। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया ना कि जो मालेगांव समिति थी उसने क्या बोली। अभी यार थोड़ा सा मैं टैब पे लिख नहीं पाता हूँ, इसको थोड़ा मुझे इग्नोर करिएगा। जो RBI, आपको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ, RBI था, इससे शुरू किए मालेगांव समिति किस लिए? कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से MFI और सेल्फ हेल्प ग्रुप इसके सेहत में सुधार हो। तो इसने सुझाव दिया कि जो क्या करें कि RBI के नियंत्रण में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लाया जाए, सुझाव दिया था। और दूसरा बताया था कि एक अलग श्रेणी तैयार की जाए NBFC MFI की, यानी कि NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की एक अलग श्रेणी बनाई जाए। तो जो ये अलग श्रेणी है ना MBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसी का जो संघ कौन है, मतलब इसका यूनियन कौन है? तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क MFIN है। ठीक है, इसने रिपोर्ट जारी की है, कौन सा? माइक्रो मैटर्स माइक्रो व्यू। ठीक, अब आपने जान गया कि जो माइक्रो फाइनेंस का शीर्ष नेतृत्व तो कौन है? MFIN। ठीक, ये बात आपको ध्यान देना है। अब सूक्ष्म वित्त से आशय क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस से आशय क्या होता है कि जो ऐसे निम्न आय वाले व्यक्ति हों या ऐसे समूह हो जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाए, जैसे जो आमतौर पर किसी बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। ठीक, तो अभी आप जानें कि NBFC MFI है, यानी कि जो अलग श्रेणी बनाई गई थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशंस होते हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अलग क्या है कि अन्य जो विनियमित संस्थाएं होती हैं उसकी तुलना में अधिक मात्रा में माइक्रो फाइनेंस यानी कि छोटे छोटे ऋण, 10,000 का लोन, 12,000 का लोन, 25,000 का कर्ज, 30,000 का कर्ज, 50,000 का कर्ज, छोटे छोटे कर्ज जो है ये प्रोवाइड करते हैं। कौन? जो कि आमतौर पर बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, अभी बताया गया कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इसकी जो NPA में गिरावट आई है। ठीक, बताया गया है। और जो सूक्ष्म वित्त प्रदायगी उसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की जारी में कमी आई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना है। तो आपको मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें बता दी, जैसे कि ऐसा जो कि आपको इसमें न दिया था और मैंने उसको लिंक किस तरीके से अच्छे तरीके से समझा दिया लिंक करके। तो पहला यूनिट आपका खत्म करा दिया मैंने। अगर आप अपने इंडेक्स पे देखेंगे तो मैंने आपको पहला वाला जो है जो यूनिट है वो आपको मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी कि आपका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अभी खत्म नहीं हुई क्लास, मैं शुरू कर रहा हूँ, पर बीच में ही कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा प्रस्तुत करने का, मतलब पढ़ा दिया कंटेंट तो विजयनायस ने दिया, क्रेडिट पूरी विजयनायस को जाती है, पर उसमें क्या है कुछ वैल्यूडेशन करा के मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस पर आप लोग जरूर अपना व्यू रखिएगा। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको आपको अच्छे तरीके से जो है हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपको समझ में आए। तो तीसरा वाला यूनिट हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब तीसरे वाले जो यूनिट है इसमें बताया गया है कि श्रम यानी कि लेबर, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कौन कौन से न्यूज अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में इंपॉर्टेंट रहे हैं, उन सारी चीज़ों को एक कंपाइल किया गया। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में RO का एग्जाम हुआ था UP में, जो लीक भी हो गया था, हालांकि उसी को कल ही जो है यूपी गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल भी कर दिया, बोला है कि 6 महीने में फिर से कराएंगे। एक अच्छा बात है। ठीक है, स्टूडेंट के हित में निर्णय लिया गया, बहुत स्वागत करते हैं इसका हम लोग। ठीक है, तो RO के पेपर में सवाल पूछा था जो महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी है उससे संबंधित। तो जो श्रम बल की जो भागीदारी होती है, ये पीरियोडिक लेबर जो फोर्स सर्वे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि देश में जो हमारे जो लेबर्स हैं, जो कार्यबल है, कार्यबल में जो पुरुष और महिला इसके बीच में कितनी अनुपात हैं, क्या स्थितियां, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि जो पिछले वर्ष की तुलना में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशियो है LFPR, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशियो, यानी कि जो लेबर फोर्स जितना पार्टिसिपेट कर रहा है उसका रेशियो इसका 55% से बढ़ गया और 55% से बढ़कर के 57.9% हो गया। और जिसमें आपको ध्यान देना है महिला का जो रेशियो है वो 37% हो गया, 37% हो गया। पुरुषों का जो है 78% हो गया, 78.5%, यानी कि टोटल जो आपका लेबर फोर्स है उसमें पुरुष कितने हैं 78.5% और महिलाएं कितनी हैं 37%, यानी आपको ध्यान देना 37%। तो अभी जब बजट आ रही थी अंतरिम बजट, इसमें अंतरिम बजट में बताया गया था जो महिला वाला सेक्शन था, आपको बताया ना कि चार चीजों पर फोकस किया गया इस बजट में, अंतरिम बजट में।
तो महिलाओं को बताया गया था कि जो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी यानी कि जो LFR है, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशियो, इसमें महिलाओं की भागीदारी जो है 32% से बढ़कर के 37% हो गई है, ये बताया गया था। ठीक है, तो इसी बात को बताया गया था क्योंकि जो है इसी डॉक्यूमेंट में बताया गया कि जो महिला है उनका जो भागीदारी टोटल में कितना है, 37% है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो PLFS को जारी कौन करता है? तो NSSO ने सबसे पहले जिसको आरंभ किया था, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसने शुरू किया गया था, इसको 2017 में शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि रोजगार बेरोजगारी के जो प्रमुख संकेत हैं, जैसे कि श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है, यानी कि ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशियो कितना है, बेरोजगारी दर कितना है, इसका वार्षिक आधार पर अनुमान लगाया जाए और मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, तो ये बताता है इसमें कि मूल्यांकन की गतिविधि किस स्थिति में कहती है कि शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान जो स्थिति है उसके आधार पर केवल 3 महीने के अंतराल के लिए, और जो सामान्य स्थिति है प्लस साप्ताहिक स्थिति है, इसके आधार पर जो है रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों का अनुमान यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रमुख संकेतक कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग समझेंगे और इसके निष्कर्ष समझेंगे लैंगिक अंतराल पे, तो आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आता है LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशियो, श्रम बल भागीदारी दर, यानी कि जो कुल आबादी है, टोटल आबादी, कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्ति कितने हैं, वही बताता है इसमें कि माने कि श्रम लेबर फोर्स, लेबर सेक्टर में कितने लोग शामिल हैं, श्रम बल में कितने व्यक्ति शामिल हैं, कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, एक काम की तलाश में लोग हैं, ये लोग उपलब्ध हैं, इसकी बात यहाँ पे की जाती है। इसमें होता क्या है कि कार्यरत यानी कि जो कार्य कर रहे हैं या काम की तलाश में जो लगे लोग हैं या काम करने के लिए उपलब्ध लोग हैं, सबको शामिल करते हैं, यानी कि श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का परसेंटेज ये होता है। ठीक है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ठीक है, कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि कुल जनसंख्या में जो रोजगार प्राप्त व्यक्ति होंगे, यानी जितने लोग रोजगार मिल चुका है वो होंगे WPR में। ठीक है, वो WPR इसमें अब जो LFPR में क्या होता है कि कार्यरत या काम की तलाश में लोग या काम करने के लिए उपलब्ध सभी लोग शामिल होते हैं। ध्यान देना इसमें। बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है इसमें कि कुल बेरोजगार व्यक्तियों का परसेंटेज श्रम बल में शामिल लोगों का इसमें बताया गया है। एक्टिविटी स्टेटस क्या है कि जो व्यक्ति द्वारा की गई कार्य गतिविधि उसके आधार पर निर्धारित करते हैं। इसमें एक्टिविटी स्टेटस में इसमें यूजुअल स्टेटस आता है और एक आता है वर्तमान साप्ताहिक स्टेटस। वर्तमान यूजुअल स्टेटस में होता है कि जो कार्य गतिविधि का जो निर्धारित सर्वेक्षण उसकी तारीख से ठीक 365 दिनों की जो संदर्भ अवधि उसके आधार पर निकालते हैं। और वर्तमान साप्ताहिक स्टेटस क्या होता है कि कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले 7 दिनों की रेफरेंस जो पीरियड उसके आधार पर निकालते हैं। तो बात यहाँ पे 2 चीज़ें की गई है। ठीक है, तो यहाँ 2-3 चीज़ें और भी बताई गई हैं, उसको हम लोग समझते हैं। प्रमुख निष्कर्ष लैंगिक अंतराल पे जो सवाल पूछता है, जो लैंगिक अंतराल पे सवाल बार बार बनता है कि महिलाओं की और पुरुषों की भागीदारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशियो में कितनी है, इस सब चीज़ों पे बात बनती है। 2023 में जो है स्वरोजगार आधारित जो श्रमिक थे उसके लिए काम के घंटों में सबसे अधिक अंतर जो है पुरुषों के मामले में था 50%, और जो नियमित वेतनभोगी थे श्रमिकों उसके मामले में सबसे कम था। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है कि जो श्रमिक हैं स्वरोजगार वाले उनका काम के घंटे में अंतर सबसे अधिक कितना है, पुरुषों में 50%। और सभी प्रकार के कार्यों में जो है देखा गया कि पुरुष जो है महिलाओं की तुलना में सबसे अधिक कमाते हैं, और स्वरोजगार के में भी अधिक है, मैंने महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक कमाते हैं सभी प्रकार की गतिविधियों में बताया गया। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे दीजिए कि ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि साथ ही स्वरोजगार वाली महिलाओं के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक, हालांकि ग्रामीण स्वरोजगारी महिलाओं के लिए प्रति सप्ताह काम करने के औसत घंटे गिर गए हैं, 37 से घट करके 30 यानी 7 घंटे की कमी आई है। ठीक, अब यहाँ पे आता है कि इसके प्रमुख निष्कर्ष, यानी आप बताया कि इसमें कि 2022-23 में कुल भागीदारी कितनी है, 57.9% लोग हैं LFR में। इसमें ग्रामीण कितने हैं, 60% ग्रामीण है, शहरी 50% है। पुरुष इसमें के टोटल कितने हैं, 78%, महिला कितनी है, 37%। और जो WPR है आपने ऊपर पढ़ा होगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है, ठीक है, इसमें क्या है कि अब इसका रेशियो 56% है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 3.2% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 3.2%। खत्म हो गया आपका ये पूरा आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने तो अच्छे तरीके से पढ़ाया था। जो मंथली मैगजीन थी ना उसको मैंने इतना बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको मैं क्या बताऊं। जो नोबेल पुरस्कार के जो प्राइजेस हुए थे ये सितंबर या अक्टूबर महीने में मैंने इसको पढ़ाया था मंथली मैगजीन में। ठीक है, फिर से ये रिपीट हो रहा है तो हम लोग पढ़ते हैं। क्यों रिपीट है, क्योंकि जो ये न्यूज है कंपाइलेशन है ना, तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का जो स्वेरिजेस
जो रिक्स बैंक पुरस्कार है, यानी कि जो नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, इसको इसने जो है 2023 इसने क्लाउडिया गोल्डिन को देने की घोषणा की गई है। क्लाउडिया गोल्डिन नाम ही आपको ध्यान देना है, क्लाउडिया गोल्डिन को देने की है। किस बात के लिए? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए जो है आपको नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को देने की घोषणा की गई है। अब ये किस बात के लिए है कि यह पुरस्कार उनको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो श्रम बाजार, ऊपर आपने पढ़ा ना कि श्रम बाजार, इसमें महिलाओं की भागीदारी का आउटकम जो है उसकी में हमारी समझ को उन्होंने बढ़ाया। मतलब कि जो लेबर फोर्स है पूरा, जो मान लीजिए टोटल ये लेबर फोर्स है, ठीक है, श्रम बाजार लेबर मार्केट है, महिलाओं का जो भागीदारी है उसमें कितना % कमी आ रही है, कैसे बढ़ोतरी, सब चीज़ों के बारे में हमारी समझ को उन्होंने इंक्रीज किया अपने कार्यों के माध्यम से, अपने शोध के माध्यम से। इसीलिए इनको क्या मिला गया है? नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं उनके कार्यों को ही पहले क्योंकि यूपीएससी क्या करते हैं ना, यूपीएससी जो है सीधे सीधे नोबेल पुरस्कार का नाम नहीं पूछता है। नाम तो वनडे एग्जाम से यूपी पीसीएस पूछ सकता है, बीपीएससी पूछ सकता है और वनडे एग्जाम्स पूछ सकते हैं, पर यूपीएससी क्या करेगा? यूपीएससी काम पे फोकस करता है कि किस काम के लिए उन्हें मिला। ठीक है, तो हम लोग जब समझेंगे तो किस काम के लिए मिला ना, वो काम समझते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी के लिए। तो महिला श्रम बल और जो यूपी पीसीएस है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई नोबेल प्राइज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो काम बेहतरीन होगा पूरे विश्व में, इसलिए मिल रहा है ना। तो उस काम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उन्होंने बताया कि महिला श्रम बल भागीदारी है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और उसके लिए उसका विकास क्रम कैसा है। ठीक, तो जो क्लाउडिया गोल्डिन थी उन्होंने गोल्डिन ने बताया कि जो यू आकार का कर्व बनाया, यू आकार का कर्व, एक था उनका यू आकार का कर्व, मतलब ये जो ग्राफ होता है ना इसमें यू आकार का, इस बताया उसमें कि जो श्रम बल की जो श्रम बाजार होता है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी होती है, महिला जितने पार्टिसिपेट कर रही हैं और आर्थिक समृद्धि होती है ना, उसके बीच में इससे महिला भागीदारी, दो बात है ना, यानी महिला भागीदारी हो, ठीक, और आर्थिक समृद्धि है, उसके बीच में ऐतिहासिक रूप से कोई सुसंगत संबंध नहीं है। मतलब कि एक तरह से क्या हो कि मतलब कि हम लोग कांस्टेंट संबंध नहीं है, सुसंगत मतलब संबंध नहीं, उन्होंने ये बताया। क्यों बताया? क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब ये परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि कैसी जो है भागीदारी रहेगी। सुसंगत ये नहीं है कि एक ही फिक्स ये चीज़ हो कि ऐसा ऐसा होगा, मान लीजिए आर्थिक समृद्धि हो तो खूब पार्टिसिपेटेड रहेगी या ऐसा रहे, नहीं, उसके में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं उसी चीज़ हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग आते हैं यू आकार का जो कर्व है ना वो समझते हैं। उन्होंने क्या, मान लीजिए ये आपने बना दिया, ये आपका बता दिया ग्राफ, ठीक है, ये बना दिया आपने ग्राफ, ठीक। अब ये वर्ष लिख दिया, इस मतलब वर्ष इन द सेंस कि ये वर्ष था, मतलब ये कि तारीख था, मतलब मान लीजिए 1790, उसके बाद से अभी वर्तमान में मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि कार्यबल में जो है क्या है कि विवाहित महिलाएं, कार्यबल जो है यानी कि कितने कार्यबल है उसमें विवाहित महिलाएं कितनी हैं, ठीक, इसमें इन्होंने ये बता दिया, ठीक, ये अपने ग्राफ है। तो आप अगर देखेंगे कि ये जो उन्होंने कर्व बनाया कि जो विकास प्रक्रिया है उसमें महिला श्रम की भागीदारी पहले घटती है फिर बढ़ती है। आप समझो कि क्या है कि जो निम्न आय, मान लीजिए हमारे पास आय नहीं है, हम गरीब हैं, ठीक, तो हमारे घर की औरतें भी काम करेंगी लेबर के तौर पे। आप जानते होंगे जैसे आपने अगर उदाहरण के तौर पे देखा, ईंट भट्ठों पे देखे होंगे आपने, ईंट भट्ठों पे जो ईंट बनाते हैं लोग उसमें महिलाएं काम करती हैं, अधिकतर महिलाएं काम करती हैं। बड़ा दयनीय स्थिति होती है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी आय बहुत निम्न है और बहुत खराब स्थिति में है। उनको दो रोटी जब जो रोटी खाना है ना तो उनको रोज कमाना पड़ेगा, उसके लिए उनको काम करना पड़ता है। और पुरुष भी काम करते हैं, महिलाएं भी काम करती हैं। तो क्या होता है कि जो निम्न आय होगा ना, जब एकदम कम आय होगा, सबसे कम आय होगा, तो उस समय पार्टिसिपेटरी रेशियो भी बढ़ेगा, मतलब उसमें श्रम बल में उनकी जो महिलाएं होंगी ना वो कार्य करेंगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, हाई पार्टिसिपेंट, मतलब ये आपने वर्ष देखा। और उस वक्त जब ये वर्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त क्या था, आर्थिक समृद्धि नहीं थी उतना, ठीक है, दुनिया उतनी ग्लोबलाइज नहीं थी। तो निम्न आय वर्ग में क्या था, पार्टिसिपेटरी रेशियो यहाँ था, मैंने काफ़ी ज़्यादा था, महिलाएं काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी, उनकी संख्या थी, ये संख्या बता रहा है, ठीक, 10, 20, 30, मान लीजिए 50 लिख लीजिए, ठीक है, ये संख्या काफ़ी अधिक था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब क्या हुआ कि उनके पास आय आने लगी, ठीक। अब ये क्या हुआ कि धीरे धीरे विकास हुआ, समय बढ़ा, तो फिर क्या हुआ, मध्यम वर्ग जो अभी आया ना, मध्यम वर्ग का उभार हुआ। तो मध्यम वर्ग का उभार हुआ तो इस अभी कृषि में, जैसे आपने देखा कि जो श्रम बल भागीदारी निम्न आय किस में है, कृषि में है, कृषि में अधिक महिलाएं काम करती हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्थिति थी, कृषि था उस वक्त, जो अर्थव्यवस्था थी उतनी ग्लोबलाइज नहीं थी,
1700 के आसपास, और उस वक्त कृषि सबसे अधिक प्रधान था, सबसे अधिक रोजगार भी दर था, सबसे अधिक उसका हिस्सेदारी भी थी जीडीपी में, तो महिलाओं की पार्टिसिपेटरी रेशियो अधिक थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मध्यम वर्ग का उभार हुआ, सर्विसेज आई, सर्विस सेक्टर आया, ठीक है, सर्विस सेक्टर आया, औद्योगिक गतिविधियां हुई, उससे क्या हुआ, मध्यम वर्ग का उभार हुआ, और फिर क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, तो फिर उनका पार्टिसिपेटरी रेशियो घट गया। जैसे कृषि था उसमें हाई था, फिर उद्योग आया तो फिर वहां पे पार्टिसिपेटरी रेशियो कम हो, क्योंकि उद्योग में क्या था कि महिलाएं फिर नहीं आई, ठीक। अब क्या हुआ कि जब उद्योग जब आ गया तो महिलाएं नहीं थी, फिर क्या हुआ कि इसी के बीच में सर्विसेज सेक्टर जब आया ना, सर्विसेज जब सेक्टर आया तो वहां क्या हुआ है, यहाँ महिलाएं फिर अधिक तरीके से उभर हुई हैं। मतलब आप जान देखो कि कृषि सेक्टर में महिलाओं का रेशियो काफी अधिक था। क्यों था, क्योंकि 1700 के आसपास, 1800 के आसपास मान लीजिए पहले के टाइम पीरियड में कृषि प्रधान था। फिर बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में महिलाओं की स्थितियां काफी खराब थी। आपने पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति, रूस की क्रांति, उसमें देखा महिलाओं की स्थितियां आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। और भारत में भी आपने उस पर स्वतंत्रता के आंदोलन चले थे, आपने देखा होगा कि बहुत स्थिति खराब थी, महिलाओं की पार्टिसिपेटरी रेशियो नहीं था। औद्योगिकरण में जब हुआ तो भी नहीं होता। अभी आपने अब भारत में देखो कि 1991 से पहले महिलाओं का पार्टिसिपेटरी रेशियो देखो ना आप, बिल्कुल कम है। क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या था कि उद्योग चल रहे थे, सर्विसेज सेक्टर उतना प्रधान था नहीं, और अर्थव्यवस्था थी हमारी जो उतनी जो है ग्लोबलाइज हुई नहीं थी। फिर सर्विसेज जब सेक्टर आया, सर्विस सेक्टर आया, तो महिलाओं को क्या हुआ कि यहाँ पे उत्थान शुरू हुआ, यानी कि महिलाएं पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी, ठीक। किसमें, जो उच्च वर्ग की थी, जो पढ़ी लिखी थी। मान लीजिए महिला जो पीएचडी कर ली है, क्या वो घर बैठेगी? मान लीजिए महिला जो अब बैंक में नौकरी कर रही है, वो घर बैठेगी? नहीं बैठेगी। तो वो क्या होगा, उनकी संख्या कम भी है, और तो अब जब कम भी है, और क्या है कि उच्च वर्ग के हैं लोग, ठीक है, मतलब उच्च वर्ग में। अब एक बात है कि मध्यम वर्ग में क्यों कम हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ कि बहुत सारी समस्याएं बीती थी। तो ये बताया गया इसमें, समस्याएं ये थी कि मतलब कि जो निम्न आय वर्ग में महिलाओं के पार्टिसिपेटरी रेशियो हाई होता है, मध्यम वर्ग में कम होता है, और फिर क्या होता है कि जो उच्च आय वर्ग होती है इसमें भागीदारी फिर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है, अनेक सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी, जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उसके प्रभाव पड़ते हैं, तो भागीदारी बढ़ती है, ठीक है। तो दो ही स्थिति में भागीदारी बढ़ती है, एक तो गरीबी में और दूसरी उच्च वाला जो है आय वालों में, मध्यम आय में घटती है, ये बताया गया इसमें, ठीक। तो ये इन्होंने एक क्या क्या कॉन्सेप्ट समझाया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये पूरा कर्व। तो मुझे उम्मीद है अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी एक उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो श्रम बाजार में जो महिलाओं की भागीदारी कई सारे फैक्टर पे जो है प्रभावित होती है, कैसे, सामाजिक मानदंड से। जैसे मान लीजिए विवाह के बाद क्या होता है कि महिलाएं काम करना बंद कर देती हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे होती हैं, आपने देखा होगा कि शादी के बाद महिलाएं जो है बच्चों को संभालना है, परिवार देखना, तमाम चीज़ें समस्याएं आती हैं, और लोग जो है उनको कार्य करने से रोक देते हैं, या तमाम सामाजिक बंधनें उसके लिए जो है उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। अब मांग तो बढ़ रही है, पर फिर बावजूद क्या है कि रोजगार में बने रहने से रोकते हैं जो सामाजिक प्रथाएं होती हैं, मैरिज बैरियर्स होते हैं जो, ठीक है। अब आता है दूसरा आता है पेरेंटहुड प्रभाव, मतलब कि बच्चों की देखभाल करनी है, पुरुषों की तुलना में क्या महिलाएं अधिक जिम्मेदारी उठाती हैं, तो आय के लिए उनको काम करना या करियर में प्रगति करना वो दिक्कत होने लगता है। तकनीकी नवाचार होता है, जैसे कई सारी गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं, प्रोटेक्शन होता है, इसका सेवन करने से जो महिलाएं भी क्या है कि काफ़ी देरी से शादी कर रही हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि विवाहित महिलाएं भी जो है बच्चा काफ़ी देरी से कर रही हैं, तो इससे क्या होता है कि मतलब जो उनकी शिक्षा और करियर में संभावना में वृद्धि होती है। इसीलिए क्या होता है कि सेवा सेक्टर में जो है इनकी पार्टिसिपेटरी रेशियो बढ़ रही है वर्तमान में। हालांकि ये क्या है कि जो आपके निम्न वर्ग में और मध्यम वर्ग में, निम्न वर्ग में भी है पार्टिसिपेटरी रेशियो, पर क्या है कि उतनी उच्च स्तर की गुणवत्ताएं नहीं है, और मध्यम वर्ग में कम है, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही गई है। इन्हीं के जो है इनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था पूरा मॉडल, इसी के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी भारत सरकार ने भी लैंगिक असमानता कम करने के लिए कुछ कुछ उपाय किए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 चलाया गया है, यानी कि जो इनका मैटरनिटी लीव होता है, यानी कि जो प्रेग्नेंट होने के बाद जो उनका मातृत्व अवकाश मिलता है, बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दिया गया है, और कि 50 से अधिक कर्मचारियों वाले में क्रेच सुविधा जैसे प्रावधान भी किए गए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यदशा संहिता जो बनाया गया 2020 में, ठीक है। वेतन जो संहिता वो भी बनाया गया है, जिसमें किसी भी प्रतिष्ठान में जो लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा पुरुष और कर्मचारियों के बीच में वेतन के संबंध में, ठीक है। तो ये आपका पूरा समझ में आ गया होगा। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप जानते होंगे। नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन देता है। अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत में इसको स्थापित किया गया था। 5 श्रेणी में देता है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यही चीज़ें, बाकी चीज़ों आप जो है आप इसको देख लीजिएगा, कुछ है नहीं, नोबेल राशि वासी सब नहीं पूछता यूपीएससी। अब आते हैं हम लोग गिग इकोनॉमी में, ठीक है। गिग अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, गिग इकोनॉमी, क्योंकि ये सवाल बनता है गिग इकोनॉमी,
ठीक है, गिग इकोनॉमी पे सवाल यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, मेंस में भी और प्री में भी, दोनों में पूछा हुआ सवाल। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी हाल ही में न्यूज ये है कि गिग श्रमिकों से जुड़े कई सारे मुद्दे सामने आए और ब्लिंकिट आपने जानते हो, ब्लिंकिट का प्रचार आपने देखा होगा, उनके श्रमिकों की हड़ताल हुई। जोमेटो स्विगी सब तमाम जो डिलीवरी वाले जो कंपनियां हैं जो फूड ऑनलाइन देती हैं, डिलीवर करती हैं, उनके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन जो है ये शामिल किया गया। अब टोमेटो में जानबूझ के मजाक में बोला हूँ, इसको सीरियस मत लीजिएगा, जोमेटो है, ठीक है। तो गिग अर्थव्यवस्था और गिग श्रमिक के बारे में समझते हैं कि गिग इकोनॉमी होती क्या है, गिग वर्कर्स होते क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक मुक्त बाजार प्रणाली है, फ्री मार्केट जो एक सिस्टम है जिसमें क्या होगा कि रोजगार क्या होगा, अस्थायी होगा, परमानेंट नहीं होगा, अस्थायी होगा, ठीक है। और इसका जो संगठन होगा वो अल्पकालीन नियुक्तियों के लिए जो 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 श्रमिक होंगे उनके साथ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो गिग श्रमिक क्या होते हैं? ऐसे श्रमिक होते हैं जो क्या हो कि जो हमारा पारंपरिक तौर पे जो कर्मचारी और नियोक्ता का जो व्यवस्था होती है, यानी जो मान लीजिए कि एक कंपनी है उसमें जो नियोक्ता होगा हायर करने वाला और कर्मचारी, उसका संबंध ना होकर के बल्कि एक उसके अलग जो है अन्य रोजगार गतिविधियों में संलग्न हो और व्यापक तौर पे इसमें जो है क्या हो कि वो रोजगार उससे आय सृजन उसका हो रहा हो, उसमें ध्यान देना, उसका आय सृजन हो रहा हो, ठीक है। तो हालांकि उसी जो गिग वर्कर, उसे गिग वर्कर कहा जाएगा। उसको दो श्रेणी में बांटते हैं, प्लेटफॉर्म गिग वर्कर, मैंने इसके तहत कोई एक प्लेटफॉर्म होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो, फूड हो, ऐप हो, या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, इसमें कार्य करने वाले भी जो है प्लेटफॉर्म गिग वर्कर हैं। और दूसरा आता है नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर। इसमें क्या है कि कोई मतलब बिना प्लेटफॉर्म के ऑन अकाउंट वर्कर होंगे या मतलब सामयिक वेतनधारी होंगे या फुल टाइम कार्य कर रहे होंगे या पार्ट टाइम कर रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके घर को एक पेंट करने वाला व्यक्ति है जो घर को पेंट कर रहा है, वो क्या गिग वर्कर है या फिर ऐसे के वो गिग वर्कर है, पेंट भी कर ले रहा है, वो जहाँ जहाँ उसको काम मिलेगा करेगा, कोई प्लेटफॉर्म के अंदर थोड़ी ना है वो, ठीक है। वो हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, पर उससे क्या है कि उस कार्य तो कर रहा है ना, वो गिग वर्कर है, उसको डिमांड के अनुसार ये थोड़ी कि उसको इसी कंपनी के अंतर्गत कार्य करना है, उसको तो जहाँ मिलेगा काम वहाँ करेगा, ठीक है। यही बात है। गिग इकोनॉमी बढ़ने का कारण क्या है आप समझो। गिग इकोनॉमी बढ़ने का कारक यही है कि इंटरनेट तक इनकी व्यापक पहुंच हो गई है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में वृद्धि बहुत हुई, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स खुले हैं, इंटरनेट तक सही सारे व्यापक पहुंच है और कई सारे प्लेटफॉर्म आपस में जुड़ भी चुके हैं, कार्य के प्रति दृष्टिकोण भी बदल चुका है और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बढ़ती मांग है क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट से लोगों को फायदा हो रहा है, कंपनियों को भी फायदा होता है, कम पैसे में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की डिमांड भी बढ़ गई है। इसी कारण से गिग इकोनॉमी की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो भारत में गिग इकोनॉमी के लिए कुछ सारे जो है संहिता बनाई गई हैं। कौन कौन से संहिताएं हैं? तो मजदूरी संहिता 2019 है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये बताने हैं कि गिग श्रमिकों और सहित जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो नियोजित सभी श्रमिकों उसको यूनिवर्सल न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज का प्रावधान करती है कौन? मंजूरी संहिता 2019। ये सवाल कब पूछा था? ये वाला पॉइंट यूपीएससी का जो ईपीएफओ का पेपर हुआ था पिछले साल उसमें पूछा था, ठीक है। तो ईपीएफओ जो है ना उसके तहत ये पूछा था सवाल, तो आपको ध्यान देना है, बस याद नहीं करना है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ये आप ऊपर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें मैटरनिटी लीव की भी प्रावधान थी। अभी बताता है गिग श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की रक्षा करता है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ये बताता है कि जो गिग प्लेटफॉर्म है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक है उनकी पात्रताओं की व्याख्या करके उनको परिभाषित करने का प्रयास किया। यह एक सामाजिक सुरक्षा कोष और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की भी स्थापना का प्रयास करता है, जो क्या करेगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर जो श्रमिक है उसके कल्याण के लिए निगरानी करेगा, योजनाओं का निर्माण करेगा, ठीक है। ये बताया गया यहाँ पे। अभी एक चीज़ है कि गिग इकोनॉमी का महत्व क्या है, तो उसके बाद में हम लोग समझेंगे कुछ अन्य चीज़ों को। गिग इकोनॉमी का महत्व ये आप लोग मेंस में आप ध्यान दीजिएगा, मेंस में ये वाला यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आंसर आपका, ठीक है। और इसको यूज कर सकते हैं, बड़ा बेहतरीन कंटेंट है ये, बहुत टू दी पॉइंट है। गिग इकोनॉमी का महत्व ये कि उपभोक्ताओं के लिए समझो कि पर्सनलाइज सेवाएं मिल जाती है, पैसे और समय की दोनों की बचत हो जाती है, ठीक है। पर्सनलाइज सेवा नहीं कि व्यक्तिगत तौर पर सेवा प्रदान कर देते हैं, ठीक है। कर्मचारियों के लिए क्या है कि काम करने में लचीलापन होता है। भाई जो कर्मचारी काम कर रहा होगा उसको लचीलापन इसलिए क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फील्ड में उसको काम करने को मिलेगा। ये नहीं कि एकदम ऑफिस में जाना है, ऑफिस की पॉलिटिक्स भी देखना, ऑफिस में बोरिंग सा काम, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत फ्री होता है। आप लोग रिमोट वर्किंग की सुविधा होती है, जहाँ से मन करे वहाँ से काम करें, नहीं कि आपको दिल्ली बम्बई आना है। वर्क लाइफ के बीच में संतुलन भी होता है। देश के लिए क्या होगा, रोजगार सृजन होता है। अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग सेक्टर हैं और समाज की आवश्यकताओं उसके बीच में समाधान होता है। स्टार्टअप्स के काम का जो व्यवसाय में बने रहने में सहायक होता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। नियोक्ताओं के लिए देखें तो श्रम की लागत में कमी भी आती है। जो मान लीजिए कि अब कोई पारंपरिक कर्मचारी रखेंगे ट्रेडिशनल तौर पे तो उसको वेतन देंगे अच्छी खासी तो रहेगा ना वो, फिर इसलिए जो है श्रम की लागत में कमी आती है। गिग वर्कर्स को अपनाने में, नियमों के पालन में आने वाली लागत में कमी आती है। स्किल वाले अलग अलग जो लोग होते हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये काम आपका खत्म हो गया।
अब आता है कि गिग इकोनॉमी और श्रमिकों के लिए कुछ कुछ विकास किए गए। तो आपको इसमें कुछ कुछ छोड़िए, एक इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, वो है कि हाल ही में जो है आपको देखा कि राजस्थान सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर का एक विधेयक पारित कर दिया गया, इसमें पंजीकरण और कल्याण विधेयक। तो राजस्थान सरकार ने पारित किया था, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार थी वो ये वाली नई वाली सरकार ने, पुरानी वाली कांग्रेस की सरकार, उसने गिग वर्कर्स के लिए जो है ये कल्याणकारी विधेयक लाया। इसमें राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी विधेयक लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। सबसे बड़ा ये पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन एक सरकार है जो विधेयक लाई है गिग वर्कर के लिए, तो राजस्थान सरकार थी। राजस्थान जो है राज्य ने लाया आपने, ठीक है। G20 में भी जो है श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई थी 2023 में। इसमें जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर थे उसके लिए अस्थायी सामाजिक सुरक्षा के जो दस्तावेज था, उसके आउटकम्स थे, उसको अपनाया गया। और हाल ही में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास जो संबंधी संसद की जो अस्थायी समिति है, इसने भी श्रम और रोजगार मंत्रालय से देश में जो भी गिग वर्कर्स हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को चालू करने और बनाने के लिए आग्रह किया है। इस तरह से आपका दी वाला भी प्लेटफॉर्म जो वाला आपका आर्टिकल है खत्म होता है और हमने जो है 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको आज इस 1 घंटे की क्लास में ही 2 यूनिट आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से यूनिट, तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करा दिया, और जो मैंने बताया था आपको कि तीसरा वाला श्रम और रोजगार कौशल विकास, यानी कि 2 लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, दोनों कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। कोई दिक्कत होगा कमेंट कर लीजिएगा, और क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये PDF भी जो है मैं सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। धन्यवाद।